चीजों में। एक हमारे पास कहलाता है वॉल्यूम 1, एक किताब है हमारी, एक हमारे पास कहलाती है वॉल्यूम 2 और एक हमारे पास कहलाती है आई कैप कोड ऑफ एथिक्स। अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं आपसे, अगर मैं वॉल्यूम 1 की बात करूं, वॉल्यूम 1 में हमारे पास अगेन 3 एरियाज हैं। पहला मेरा एरिया कौन सा है? पहला मेरा एरिया मैं कह सकता हूं कि मेरा एरिया है एक्सेप्टेंस का। दूसरा जो मेरा एरिया है वो किस चीज का है? प्लानिंग का। तीसरा जो मेरा एरिया है वो किस चीज का है? परफॉर्मेंस का। और चौथा जो मेरे पास एरिया है वो किस चीज का है प्यारे बच्चों? रिपोर्टिंग का। कुछ आइजाज ऐसे हैं जो आपको कैफ के बताऊंगे। फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस में हमारे पास एक स्टैंडर्ड आता है ISQC 1, जो कैफ की नई स्कीम में एक पार्ट बनाता है कि क्लाइंट एक्सेप्ट करते हुए आपने क्या करना होगा। प्लानिंग फेज में अगर मैं आपके साथ चलूं तो प्लानिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड मेरे पास है वो है आइजा 300 ऑडिट स्ट्रेटेजी, आइजा 315 ऑडिट रिस्क, आइजा 320 मटेरियलिटी और आइजा 330 उस रिस्क के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स में कंट्रोल्स भी आ जाता है, उस रिस्पॉन्स में कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। ये मेरे पास प्लानिंग का पार्ट है। परफॉर्मेंस मेरा सबसे डिटेल्ड पार्ट है। क्या मतलब सर इसका? परफॉर्मेंस है मेरे पास आइजा 500 भी आ जाएगा, आइजा 501 वो लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं वो भी आ जाएंगे, आइजा 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी आ जाएगा। ये नया स्टैंडर्ड है आइजा 510 ओपनिंग बैलेंसेस, जो अक्सर आप कैफ में सवाल कर रहे होते थे सर अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है तब क्या करेंगे। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है आइजा 510 के अगर आपके फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया है तो एज एन ऑडिटर अगर आपने ओपनिंग बैलेंस पे काम नहीं किया है तो आप क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एज एन ऑडिटर आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर 500 की सीरीज है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। तो एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का। यहां तक बात समझ आती है? अगला जो मेरे पास आइजा है उसका नाम है आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर मेरे पास है आइजा 530 सैंपलिंग, आइजा 540 ये हमारे कैफ का सिलेबस का पार्ट नहीं था लेकिन हम कैफ में पढ़ते थे जब हम सब्सटेंटिव पढ़ रहे होते थे, जब हम एस्टिमेट्स के ऑडिट प्रोसेस पढ़ रहे थे। तो आइजा 540 डील्स विद दी एस्टिमेट्स प्रोसीजर्स। आइजा 550 हमारे पास होता था रिलेटेड पार्टी, आइजा 560 हमारे पास होता था सब्सिक्वेंट इवेंट, आइजा 570 हमारे पास होता था गोइंग कंसर्न, आइजा 580 हमारे पास होता था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये हमारे पास 500 की पूरी सीरीज थी। ये परफॉर्मेंस की सीरीज है। दो आइजाज और हैं जो हमने पढ़े हुए थे, एक था आइजा 610 इंटरनल ऑडिट, एक था आइजा 620 ऑडिटर एक्सपर्ट। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? एक नया आइजा हमारे सीफएप में ऐड है जिसका नाम है आइजा 600। आइजा 600 का मतलब है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी है और उसकी सब्सिडरी है और होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर PwC कर रहा है, ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेट होगी। जब ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में कंसोलिडेट होगी तो इसका मतलब ये कि आप उस कंसोलिडेटेड एफएस के ऊपर ओपिनियन दे रहे होंगे। और आप ओपिनियन क्या दे रहे होंगे? इन अवर ओपिनियन दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड। तो कंसोलिडेटेड में 100 प्लस 50 ये 150 का नंबर बन रहा होगा। 100 पे तो आपने काम किया होगा स्टैंड अलोन पे, लेकिन जो 50 नीचे से उठ के ऊपर आए इसके ऊपर आप तो ऑडिटर नहीं थे, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई और ऑडिटर था। उस ऑडिटर को कहते हैं कॉम्पोनेंट ऑडिटर। सब्सिडी को यहाँ पे कहा जाता है कंपोनेंट और इसका जो ऑडिटर होता है उसको क्या कहा जाता है? और यहाँ पे आप कंपोनेंट ऑडिटर से काम कराते हो ताकि कंसोलिडेटेड एफएस के ऊपर आप एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सको। कि यहाँ तक बात समझ आती है? फॉर एग्जांपल जेएस ग्रुप है तो जहांगीर सिद्दीकी है, तो उसकी अगर सब्सिडी है जेएस बैंक, उसका ऑडिटर कोई और है, तो जेएस बैंक के रिजल्ट जेसीएल में जाके क्या हो जाएंगे? कंसोल। जब कंसोल हो जाएंगे तो कोई ऑडिटर उस कंसोल के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा। तो वो जब उसने स्टैंड अलोन पे या सब्सिडी के ऊपर काम ही नहीं किया, वो जब उसका ऑडिटर ही नहीं है तो वो ऑडिट नहीं करेगा। वो किसको अपॉइंट करेगा? वो कंपोनेंट ऑडिटर से काम करवाएगा। मतलब वो उसको बताएगा कि ये रिस्क है, ये मटेरियलिटी है, ये रिस्पॉन्सेज हैं, ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपने परफॉर्म करने के। यहां तक बात समझ आ रही है? तो आइजा 600 डील्स विद दी डील्स बिटवीन ग्रुप ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर। क्या यहां तक बात समझ आती है सबके भाई? क्लियर हम सारे यहां तक? अच्छा, तीसरी चीज हमारे पास रिपोर्टिंग है। रिपोर्टिंग में हमने आइजा 700 कैफ में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। आइजा 701 की ऑडिट मैटर पढ़ा हुआ है, आइजा 705 मॉडिफिकेशन पढ़ा हुआ है, आइजा 706 एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर ये पढ़े में। इसके अलावा अब 5 से 6 स्टैंडर्ड्स और हैं जो कि कैफ में नहीं थे, सीफएप में। सबसे इंपॉर्टेंट है आइजा 710।
ये 710 डील करता है 510 के साथ। क्या मतलब? ये आपका डील करता था किससे? ओपनिंग बैलेंसेस से। 710 डील करता है कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस पे पिछले साल के ऑडिटर ने अगर क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर दिया हुआ है, तो इस साल की ओपिनियन में क्या क्या फर्क आएगा? क्या आप इस साल की ओपिनियन भी क्वालिफाइड, एडवर्स या डिस्क्लेमर देंगे? या पिछले साल का ऑडिट किसी और फर्म ने किया हुआ है, उसने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दी है, और जब 510 के हिसाब से आपने ओपनिंग बैलेंस पे काम किया, तो आपको कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी पिछले सालों से रिलेटेड, तब एज एन ऑडिटर आप अपनी ओपिनियन में क्या करेंगे? पिछले साल को मॉडिफाई करेंगे या फिर इस साल को मॉडिफाई करेंगे? तो ये सारे सिनेरियोस कवर हो रहे हैं किसमें? आइजा 710 में। ठीक है, एक जो और आइजा है हमारे पास, उसका नाम है आइजा 720। हर किसी ने सुना होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंपनी के बारे में बताता है, उसके ऑपरेशंस के बारे में बताता है। ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनती है। ये किस चीज का पार्ट बन रही होती है? जब ये एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बन रही होती है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे होते हैं, उससे पहले ऑडिटर्स की रिपोर्ट आती है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होते हैं, जितने भी, लाइक डायरेक्टर्स रिपोर्ट आ गई, लाइक चेयरमैन रिपोर्ट आ गई, ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है प्यारे बच्चों अदर इंफॉर्मेशन। इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? अगर डायरेक्टर रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है कि हमारा इस साल का प्रॉफिट 25% से इंक्रीज हुआ, और एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट 25% से इंक्रीज नहीं हुआ, तो शेयर होल्डर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई मैं डायरेक्टर का यकीन करूं कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यकीन करूं जिसका ऑडिट किसी ऑडिटर ने किया है। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? तो आइजा 720 डील्स विद कि आपके एनुअल रिपोर्ट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि एफएस से डिराइव्ड हो सकते हैं, आपने उनको भी क्या करना है? रीड करना है। और आपकी रिपोर्ट में एक सेक्शन आता है, रिपोर्ट ऑन अदर इंफॉर्मेशन। आप अदर इंफॉर्मेशन का, किसी ने फॉर्मेट देखा हो कैफ का, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो अदर इंफॉर्मेशन का जो सेक्शन आ रहा होता था, वो हमारा कैफ का पार्ट नहीं था, लेकिन वो किसका पार्ट है? वो एक सेक्शन के पीछे पूरा आया जाए कि आपने अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना है। आपने ये इंश्योर करना है कि क्या वो अदर इंफॉर्मेशन मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है। अगर तो कंसिस्टेंट नहीं है, तो आपने अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में बता देना है कि जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा है ये गलत लिखा हुआ है। अगर तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, वो आपने अपनी रिपोर्ट के सेक्शन में बताना पड़ेगा। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, तो हमारे पास ये तो आइजा थोड़ी सी चैलेंजिंग है। ये हमारे पास नए सिलेबस है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था कौन सा आइजाज। ये आइजा हमारे पास थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये हमारे पास न्यू सिलेबस है, आइजा 510 हमारे पास न्यू स्टैंडर्ड है। डन हो गया। और आइजा 540 हमने बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ा था, इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। डन हो गया हमारे पास। अच्छा, रिपोर्टिंग में हमारे पास एक और सीरीज है जिसका नाम है 800 की सीरीज, और इसमें हमारे पास दो किस्म के स्टैंडर्ड है। एक है आइजा 800, एक है आइजा 805, और एक है हमारे पास आइजा 810। मैंने सारा रेड से लिखा है इसलिए बिकॉज यहाँ पे कैफ में नहीं पढ़ा हुआ। ये किसका पार्ट है? हमारा सीएफएफ का पार्ट है। आइजा 800, ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट पे आप अप्लाई करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जो लॉ की रिक्वायरमेंट है, और वो एफएस शेयर होल्डर के पास भी जाएंगे, वो स्टॉक एक्सचेंज में भी सबमिट होंगे, वो कमिश्नर को भी सबमिट होंगे, वो एससीसीपी के पास भी जाएंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, जो हम नॉर्मल ऑडिट करते हैं। आइजा 800 जो है वो डील करता है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो कि लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल पीआईए, पीआईए को बैंक से लोन चाहिए, तो पीआईए पीडब्ल्यूसी के पास जाएगी और पीडब्ल्यूसी को कहेगी मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश बेसिस से बनाना है। मुझे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस से बनाना है? ताकि मैं बैंक को बता सकूं कि मेरी कैश की पोजीशन ये है। या अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एफबीआर को जमा कराना है, तो एफबीआर को ये थोड़ी समझ में आएगा ये क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो कहेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अपना पीएनएल बनाओ, इनकम टैक्स। अब ये जो एफएस बनेंगे प्यारे बच्चों, ये एससीसीपी में जमा नहीं होंगे, ये शेयर होल्डर के पास। क्यों? बिकॉज ये कहलाएंगे स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्पेसिफिक बंदे के लिए बनाए गए। तो अगर आप स्पेसिफिक एफएस का ऑडिट करने जा रहे हैं, तो आइजा 800 का स्टैंडर्ड आपका अप्लाई हो जाएगा। कहीं यहां तक बात समझ आई? मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। 805 डील्स विद दी स्पेसिफिक एलिमेंट्स। क्या मतलब इसका? कि जी आप मोहनपिक आपके पास आके कहे, मोहनपिक कहे यार मुझे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, लेकिन जो रॉयल्टी की अमाउंट है ना मैं गोरे को पे करता हूं। गोरा चाह रहा है कि सिर्फ रॉयल्टी का अलग से ऑडिट करके दे दो। गोरा चाह रहा है सिर्फ पूरे एफएस का ऑडिट नहीं चाह रहा। वो क्या चाह रहा है? पूरे एफएस का ऑडिट तो मैं कंपनी से आके हिसाब से करवा रहा हूं, लेकिन वो चाह रहा है किस चीज का ऑडिट? वो सिर्फ रॉयल्टी इनकम या रॉयल्टी एक्सपेंस का। अगर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द एफएस का ऑडिट होने जा रहा है,
तो मेरे पास कौन सा आइजा अप्लाई हो जाएगा, मेरे पास आइजा 805 अप्लाई हो जाएगा जब स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा होगा, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। अगर तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो या तो वो यहां से लेके यहां तक होगा, या वो फर्स्ट में ऐसे जो कि स्पेसिफिक बंदे की ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास आइजा 800 अप्लाई हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है? हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि हमें पता चल जाए हमारे पास सिलेबस में है क्या। आइजा 810 डील करता है समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी ऐसी होती है जो कि कंप्लीट सेट ऑफ एफएससी बना रही होती है और साथ में थोड़े से समराइज्ड एफएससी बनाती है। और समराइज्ड एफएस क्यों बनाती है? वो इसलिए बनाती है ताकि शेयर होल्डर को 100-150 पेज के एफएस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसके पास एक और ऑप्शन भी हो कि वो 40-50 पेज के एफएस भी। तो अगर मैनेजमेंट आपको एंगेज करती है कि समराइज्ड एफएस का ऑडिट करें, तो इसका ऑडिट हम करेंगे आइजा 810 के हिसाब से। क्या ये बातें मेरे बच्चों को समझ आती है? ये हमारे पास पूरा वॉल्यूम 1 है प्यारे बच्चों। जी सर। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2, अच्छा वॉल्यूम 1, अच्छा वॉल्यूम 2 की अगर मैं बात करूं, मेरे पास वॉल्यूम 2 में 3 किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं। पहला है आईएसआरई, दूसरा है आईएसएई और तीसरा है मेरे पास आईएसआरएस। ये 3 कैटेगरीज है मेरे पास वॉल्यूम 2 की, और ये चैलेंजिंग कैटेगरी है C5 के बच्चों के लिए। ये 2 लिहाज से चैलेंजिंग है। पहला, ये तो हम फॉर्म में कर रहे होते हैं ना, ये काम तो हम फॉर्म में कर रहे होते हैं, ये काम हम फॉर्म में नॉर्मली इतना नहीं कर रहे होते, ये असाइनमेंट्स इतने नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका समझना बड़ा जरूरी है। सही है? ये चीजें आपने फॉर्म में देखी भी होती है, देख रहे होगे, तो इसका ये कि वो वर्ड से फैमिलियर हो जाओगे। यहाँ मसला ये होता है कि उसको देखने के लिए, सीखने के फॉर्म में इतना मवाद मौजूद। सेम इज द केस ऑफ वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 के कुछ स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिसको फॉर्म में देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। सही है? एक हमारे पास स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म के स्टैंडर्ड है, एक कहलाता है 2400 और एक कहलाता है, ये कैफ में पढ़ चुके हैं, ये हम याद है, ये हम किस में पढ़ चुके हैं, ये कैफ में पढ़ चुके हैं। कैफ में क्या पढ़ते थे? अगर एक कंपनी इसकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक एश्योरेंस चाहिए और एक मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए, एक लिमिटेड एश्योरेंस चाहिए, तो फिर जिसको वो एंगेज करेगी वो भी लिमिटेड लेवल ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, ताकि वो ये नहीं कहेगा कि इन अवर ओपिनियन दीस एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस, वो कहेगा नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन। याद आ रहा है प्यारे बच्चों? एक हमारे पास स्टैंडर्ड 2400, और यही चीज कॉपी हो रही है, कहां पे कॉपी हो रही है? 2410 में। दोनों सेम है, फर्क इतना है, ये जो 2400 होता है ये 12 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और जो 2410 होता है, जल्दी जल्दी, ये 6 महीने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपने लॉ में पढ़ा हो कि हर कंपनी को रिव्यू रिपोर्ट, लॉ की एक रिक्वायरमेंट है कि उसको क्वार्टरली अकाउंट्स बनाने अनऑडिटेड होने चाहिए, पूरे साल के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए, पूरे साल के अकाउंट्स का ऑडिट होना चाहिए, और 6 महीने का रिव्यू। तो वो जो 6 मंथ्स का आप रिव्यू करते हो, आप कंपनी के 12 महीने के ऑडिटर होते हो। कंपनी का ईयर एंड दिसंबर 31, 2021 है, आपने दिसंबर 21 का ऑडिट कर लिया। अब जब जून आया, जून 22, तो जून 22 में 6 महीने का आप ऑडिट नहीं करोगे, 6 महीने का आप रिव्यू करोगे। रिव्यू क्या होगा? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो दोनों स्टैंडर्ड सेम है, सिर्फ स्कोप डिफरेंट है। वहां पे 12 महीने के एफएस का आप रिव्यू कर रहे होते हो, यहाँ पे इसमें आप कंपनी के ऑडिटर नहीं होते, इसमें आप कंपनी के 12 महीने के एफएस के ऑडिटर होते। तो हम अक्सर देखते हैं कि एक कंपनी जून में ऑडिट कर रहे होते हैं, रिव्यू दिसंबर में आके उसका रिव्यू कर रहे होते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा एक आसान एरिया हमारे पास। एक हमारे पास स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू सर्विसेज। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, वो याद है हमारे पास एश्योरेंस 2 किस्म की होती थी। जल्दी जल्दी, हाँ जी, एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, एक और एक, मतलब एक आपको याद है कि मेरा एक स्कोप होता था, किसका? एक स्कोप होता था मेरा ऑडिट का और एक रिव्यू का। सुनिएगा, वॉल्यूम 1 डील्स विद द ऑडिट, वॉल्यूम 1 डील्स विद द रीजनेबल एश्योरेंस, वॉल्यूम 1 डील्स विद द हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस। मेरे पास वॉल्यूम 1 किससे डील करता है? ऑडिट से। अगर आपने ऑडिट के अलावा कुछ करना है तो क्या बचा? रिव्यू। तो रिव्यू एंगेजमेंट कहां कवर्ड है? आईएसआरएस का मतलब क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ये रिव्यू में कवर्ड होगा, और यहाँ पे आप ऑडिट नहीं कर रहे, यहाँ पे आप रिव्यू कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो ये मेरे पास रिव्यू एंगेजमेंट डन हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ना आपसे ऑडिट करवाना चाह रही है, ना रिव्यू करवाना चाह रही है। मैनेजमेंट ना आपसे ऑडिट करवाना चाह रही है, ना, मतलब मैनेजमेंट को आपसे एश्योरेंस नहीं चाहिए। अगर एश्योरेंस नहीं चाहिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म के प्रोसीजर आते हैं। एक प्रोसीजर आता है मेरे पास क्या? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। मैं मैनेजमेंट के साथ प्रोसीजर्स को
एग्री कर लेता हूँ और वो प्रोसीजर जाके परफॉर्म कर देता हूँ और मैनेजमेंट को बता देता हूँ ये रिजल्ट है। मैनेजमेंट ने कहा था यार जाके 50 सैंपल कर लो, मैं जाके वो 50 सैंपल करूंगा। मैनेजमेंट कहती है 50 सैंपल में ये देखना, मैं ये देखूंगा, जैसा मैनेजमेंट बोलेगी वैसा करूंगा। क्यों? बिकॉज मैं कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो आपने कहा था उसका रिजल्ट ही। आपने कहा था 50 सैंपल काउंट करना, मैंने 50 सैंपल देखे, मुझे 40 सही लगे, 10 गलत लगे, दैट्स इट। ना मटीरियलिटी ना कुछ। प्रोसीजर्स क्या जो एग्रीड हो चुके हैं, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। सही है, जो प्रोसीजर आपने एग्री करा है उसी के ऊपर आपने काम करना है। वो प्रोसीजर मैनेजमेंट और ऑडिटर के दरमियान क्या हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं। क्लियर हम सारे यहाँ तक बच्चों? ये सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। मैनेजमेंट आपसे बोले मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं करवाना, बल्कि मुझे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जल्दी जल्दी कंपाइल करवाना है। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आपसे ऑडिट, भाई मैं आईक्यू में हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे पता है कि यहाँ पे एफएस बने हुए नहीं है, मैं किसी फर्म को एंगेज करता हूँ, मेरे पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं किसी फर्म को एंगेज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार आके मुझे क्या बना दो, मुझे फाइनेंस इतने 10 बैच का डेटा और 40 बैच का डेटा और 30 बैच का डेटा और इतने बच्चे और इतने टीचर, भाई मुझे एक 5 पेज दिखा दो, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या रखी है वो दिखा दो, डिस्क्लोजर्स बता दो मुझे पीछे सब्जेक्ट वाइज, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या कंपाइल करके दे दो, फाइनेंस। मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप क्या करके दे दे। ये भी इस पे भी चूंकि मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, तो ये मेरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड। रिलेटेड क्यों कहते हैं? बिकॉज सर्विसेज इन्हीं से रिलेट करती है। एफएस को कंपाइल कर रहे हो, एफएस के ऊपर कोई एग्रीड अपॉन प्रोसीजर कर रहे हो, तभी इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। का यहाँ तक बात समझ आती है सबके बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ तक? अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम 2 तो एक चीज समझ आती है, वॉल्यूम 1 ऑडिट है, वॉल्यूम 2 रिव्यू भी हो सकता है और रिलेटेड सर्विस भी हो सकता है, मतलब इसमें ओपिनियन नहीं भी है। अगर और हमारे पास एक तीसरी कैटेगरी है प्यारे बच्चों, आईएसए। सही है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। आईएसए 3000, आईएसए 3400, आईएसए 3402, आईएसए 3410, आईएसए 3420। ये हमारे पास 5 से 6 स्टैंडर्ड्स है हमारे पास, किसमें? आईएसए में। ये एक ट्रिकी पार्ट है, मैं इसमें से सारे स्टैंडर्ड्स का ओवरव्यू नहीं दे रहा, मैं एक आध स्टैंडर्ड का ओवरव्यू दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल पीआईए कहती है, पीआईए को बैंक से लोन चाहिए, सुनिएगा, और पीआईए बैंक के पास जाती है और बैंक को कहती है मुझे अगले 5 साल के लिए लोन चाहिए। भाई 5 साल के लिए लोन क्यों चाहिए? बिकॉज मैं उससे एक जहाज खरीदूंगा और जहाज अगले 5 साल तक चलेगा, और जहाज अगले 5 साल तक चलेगा तो अगले 5 साल तक मुझे रेवेन्यू आएगा, तो मुझे लोन दे दो इतना, तो तुम 100 मिलियन का लोन दो, मैं तुम्हें अगले 5 महीने में 20-20 मिलियन करके रीपे कर दूंगा। बैंक कहता है अगले 5 साल में रेवेन्यू आएगा नहीं आएगा, एक काम करो अगले 5 साल के फोरकास्ट बना लो, वर्ड सुना होगा आपने, अगले 5 साल की प्रोजेक्शंस बना लो, ये वर्ड सुना हुआ होगा प्यारे बच्चों। अब ये जो अगले 5 साल की प्रोजेक्शंस हैं और अगले 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पीआईए बनाती है और पीआईए बना के बैंक के पास आती है, बैंक उसको एक्सेप्ट करेगा, बैंक कहेगा इसका क्या करवाओ, इसका क्या करवाओ, ऑडिट। ऑडिट में कह नहीं सकता, क्यों नहीं कह सकता? बिकॉज ऑडिट अप्लाई होता है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ऑडिट का वर्ड हम अप्लाई करते हैं हिस्टोरिकल, वो चीज वो ट्रांजैक्शन जो हो चुकी है मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं, वो ट्रांजैक्शन जो हुई नहीं है मैं उसको ऑडिट तो नहीं कर सकता, वो तो फ्यूचर के 5 साल है, तभी इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे आप, और ये एश्योरेंस एंगेजमेंट कुड बी रीजनेबल एश्योरेंस और इट कुड बी लिमिटेड एश्योरेंस, इट कुड बी बोथ, इट कुड बी रीजनेबल एश्योरेंस, मतलब इसमें रिव्यू वाली चीजें भी अप्लाई हो सकती हैं और इसमें ऑडिट वाली चीजें भी अप्लाई हो सकती है, रीजनेबल एश्योरेंस भी हो सकती है और रिव्यू एश्योरेंस भी हो सकती है। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है? तब ऑडिटर, अब पीडब्ल्यूसी कंपनी के 2021 का ऑडिट नहीं कर रहा, पीडब्ल्यूसी 2022 से लेके 2026 तक के जो एफएस बनाए गए हैं उसके ऊपर किसी किस्म का एश्योरेंस दे रहे हैं, दैट एश्योरेंस कुड बी रीजनेबल एश्योरेंस और इट कुड बी लिमिटेड एश्योरेंस। का यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? ये क्लियर हमारे पास? तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सिलेबस है प्यारे बच्चों। डन हो गया? यहाँ पे डन हो गया? अच्छा, सब्जेक्ट क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है? और तीसरी किताब हमारे पास कौन सी है प्यारे बच्चों? आईकैप कोड ऑफ एथिक्स। अब मेरी बात सुनिएगा, सुनिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके आसानी के लिए, और ये जो अभी कैश में पढ़कर आए हुए हो ना, ये कितना काम करेगा ये समझ लेना, खुदा का वास्ता समझ लेना। ये कौन सा स्टैंडर्ड था? वॉल्यूम 1 प्यारे बच्चों, वॉल्यूम 1 की पेपर में वेटेज है 60 to 70 मार्क्स।
सुनिएगा, ये पढ़कर आए हुए हो, कितना नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, और कितना नहीं पढ़ा, ये 2 स्टैंडर्ड्स नहीं पढ़े, उसके अलावा पढ़ी नहीं चीजें, उसके अलावा फॉर्म में हुआ है नहीं हुआ, टाइम है टाइम नहीं है, ये आइजास रीड कर सकते हो खुद से, समझने की कोशिश करिएगा आप आइजास को रीड कर सकते हैं। इसकी वेटेज आके आपने कितनी रख दी, 60 to 70 मार्क्स, डन हो गया यहाँ पे, ये 60 से 70। क्वाड्रेटिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है, आई कैप ने इसकी वेटेज रख दी है 10 से 15 मार्क्स। 10 से 15 मार्क्स का सवाल लाजमी आएगा, 10 से 15 नंबर का सवाल लाजमी उसने कहां से पूछना है, कोड ऑफ एथिक्स से पूछना है। याद आ रहे हैं सेक्शंस, बिजनेस रिलेशनशिप, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, लोन्स एंड गारंटी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, याद आ रहे हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास 10 से 15 मार्क्स कैश में पढ़ा हुआ है सिर्फ। बाकी ये जो पूरी नई किताब है प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी, ये जो पूरी नई किताब है इसकी वेटेज बची कितनी है मेरे पास, 15 से 20 मार्क्स। और ये हमारा स्टार्ट कब होगा, अच्छा मैं इसके ऊपर भी एक बात करूंगा, सिर्फ आपको सिलेबस का मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ये समझ आ रही है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा स्टार्ट कब होगा, ये हमारा स्टार्ट बहुत आगे जाके, उस आगे जाके क्यों होगा उसकी भी लॉजिक है, सही है, बस यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें प्यारे बच्चों। ये पढ़ा हुआ है, ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, सही है, इन्हीं को अभी फॉर्म में जाके अप्लाई करना है, इन्हीं को मैं आज आयजा खोल के बैठूं, मैं उन आयजास को, चाहे हफ्ते में 2 क्लास हो, 3 क्लास हो, 1 क्लास हो, 4 क्लास हो, ये तो वो काम है जो अभी आप फौरन से, और जिसने कैफ 8 मेरी किताब से पढ़ा हुआ है उसको वो किताब और आयजा सेम दिखेगी, बिकॉज मैंने आयजा से कॉपी करी है चीजें, इसीलिए कॉपी करी थी कि कल को जब बच्चा फाइनल में आए तो उसको ये मसला ना हो कि यार आयजा में तो कुछ और अंग्रेजी लिख रही है, सर ने तो पता नहीं चीजों को समराइज करने के लिए और आसान करने के लिए कुछ और। आप आयजा 240 देख लें, आप गोइंग कंसर्न देख लें, आप मटीरियलिटी देख लें, आप रिलेटेड पार्टी देख लें, आप सब्सिक्वेंट इवेंट देख लें, एग्जैक्टली आपको दोनों चीजें क्या होंगी, मैच करती हुई दिखेंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों की? अब मेरी बात सुनिएगा और गौर से सुनिएगा, इसको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, उसको नोट करें। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है आप लोगों का प्यारे बच्चों? यार इस तला, यार उसको पानी तो दे, मुझे पानी नहीं पिया उसने। सबसे पहली चीज, सर जो पढ़ा हुआ है क्या वो काम आएगा? वो काम बिल्कुल आएगा, लेकिन सर जो पढ़ा हुआ है क्या सिर्फ वही पढ़ के मैं पास कर सकता हूँ? नहीं सर, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों प्यारे बच्चों? यहाँ पे टेक्निकलिटी लेवल बहुत हाई है, यहाँ पे टेक्निकलिटी लेवल आई कैप का सिग्निफिकेंटली हाई है। कैसे हाई है मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी चीज, क्योंकि कैफ में वो करता है इतना नहीं करता, अभी करना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल ये कौन सा स्टैंडर्ड है? रिलेटेड पार्टी, सही। तो आपने कैफ में रिलेटेड पार्टी के सवाल देखे होंगे, सही है। आई कैप क्या करता है, इस रिलेटेड पार्टी के साथ ऑडिट रिस्क में एक मिला के सवाल पूछ लेता है। तो मेरा ऑडिट रिस्क का सवाल आता है तो रिलेटेड पार्टी की लाइन लिखी हुई होगी। अब रिलेटेड पार्टी के ऊपर आपने रिस्क भी आइडेंटिफाई करना है और प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करने हैं। इसी रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो आपसे कह देगा मुझे ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम करके दो। अब उसके पास खेलने का मवाद ज्यादा है, सही है। इसी रिलेटेड पार्टी को वो आपसे कह देगा कि मुझे क्या ड्राफ्ट करके दो, मुझे कैम ड्राफ्ट करके दो। यही रिलेटेड पार्टी एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं हो रही तो वो कहेगा बताओ क्या मॉडिफाइड ओपिनियन होगी। क्या यहाँ तक आपके पास समझ आ रहे? इसी रिलेटेड पार्टी को वो कहेगा यहाँ तो अपॉर्चुनिटी मौजूद है और मैनेजमेंट क्या कर सकती है, फ्रॉड। और इसी रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर सवाल बना देगा और आपसे कहेगा मुझे रिलेटेड पार्टी के इंटरनल कंट्रोल्स बताओ। क्या यहाँ तक आपके बात समझ आती है? सेफ ऐप में उसके पास मार्जिन ज्यादा है, ग्राउंड ज्यादा है खेलने का। इसी रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करने का कह देगा। इसी रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो स्पेसिफिक एलिमेंट का, इसी रिलेटेड पार्टी को वो कह देगा कि अदर इंफॉर्मेशन में रिलेटेड पार्टी के ऊपर ये लिखा हुआ आ रहा है, सही। और आप कहेंगे यानी एफएसओ आरपी का ये डिस्क्लोजर है, मैनेजमेंट डायरेक्टर रिपोर्ट में ये कह रही है कुछ और कह रही है, तो ये तो इनकंसिस्टेंट है। आपको यहाँ तक बात समझ आ रही है? यहाँ पे उसके पास खेलने का मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। यही रिलेटेड पार्टी के ऊपर वो आपसे कहेगा मुझे रिव्यू के प्रोसीजर्स बताओ। मैं एक स्टैंडर्ड आपको बता रहा हूँ और उसको पूछने के लिए उसके पास 10 चीजों का मतलब ये है कि वॉल्यूम 1 में 10 जगह खेल सकता है, वॉल्यूम 2 में 10 जगह खेल सकता है। ये समझेगा मेरी बात को, वॉल्यूम 1 में 10 जगह खेल सकता है, वॉल्यूम 2 में 10 जगह खेल सकता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? अब आप सोचें ये कितना बड़ा स्टैंडर्ड है, सुनिएगा मेरी बात को, सिर्फ आपको समझ में आ जाए चीजें क्या है। ये कितना बड़ा स्टैंडर्ड, आप सोचें ऑडिट ऑफ दी, जब ऑडिट ऑफ दी जनरल पर्पस एफएस यहां से लेके यहां तक है। जनरल पर्पस एफएस मतलब
सबके लिए, सबके स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट सबके लिए है, वो किसी किसी खास बंदे की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तो आप सोचो यहां से लेके यहां तक क्या है, जनरल पर्पस, और ये कौन सा है, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप सोचिए कितना बड़ा होगा, जब जनरल पर्पस एफएस को ऑडिट करना है इतना रिक्वायरमेंट है, तो सोचिए कितना बड़ा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ 3 पेज का स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें से 300 सवाल आ सकता है। कैसे? ये स्टैंडर्ड स्टार्ट इस तरीके से होता है कि आइजा 100 से लेके 720 तक सारे स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है आपके ऊपर। आप मेरी बात समझेगा प्यारे बच्चों, खुदा का वास्ता मैं कहना चाह रहा हूं समझेगा। वो कहता क्या है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि स्पेशल पर्पस एफएस होते क्या है, उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या है, प्लानिंग कैसे करनी। प्लानिंग में वो कहता है इसको देख लो, परफॉर्मेंस की हेडिंग डाल के वो कहता है इसको देख लो, रिपोर्ट की हेडिंग डाल के कहता है इसको। अब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे 3 पेज का स्टैंडर्ड और उसके आईके के पास 300 मौके मौजूद है। वाह, वो स्पेशल पर्पस एफएस में आपसे कहेगा मुझे रिलेटेड पार्टी के क्वेश्चन बताओ। क्या यहाँ तक आपके पास समझ आ रही है? चीजें ज्यादा खुलते जा रही है। अब ये सेट सबने पढ़ा था, ये कौन सा है, ये सबसे सबने पढ़ा हुआ यार, याद आ रहा है। बैलेंस शीट में एक सिनेरियो आपके सामने डिस्कस करता हूँ, इजाजत है? एक सिनेरियो आप समझोगे, आपको समझ आ जाएगा मसला क्या है, और बिल्कुल रेडी रहना है ताकि समझ आ जाए हमारा सीफैप का लेवल क्या है। सुन लीजिएगा, ये होल्डिंग कंपनी है, इसका ऑडिट कौन कर रहा है, पीडब्ल्यूसी। यहाँ तक सबको समझ आती है? अच्छा, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, इसका ऑडिट कौन कर रहा है, केपीएमजी। सब्सिडरी कंपनी के रिजल्ट्स कितने, 50 रुपए। ये 50 रुपए कहाँ चले जाएंगे, होल्डिंग कंपनी के 100 रुपए में ऐड हो जाएंगे। पीडब्ल्यूसी ने 100 रुपए का तो ऑडिट किया हुआ है, बट पीडब्ल्यूसी ने, और पीडब्ल्यूसी 50 का ऑडिटर भी नहीं है, तो पीडब्ल्यूसी किसके साथ कांटेक्ट करेगा, कि ये जो कांटेक्ट किया जाएगा ये कौन से आइजा के हिसाब से किया जाएगा, आइजा 600 के हिसाब से। समझ आती है ना बात यार, कि भाई मैं उसको कहूंगा भाई ये मटेरियलिटी है, ये रिस्क है, ये प्रोसीजर है। अब आप सोचें, सुनिएगा, आपका ऑडिट है 31 दिसंबर 2021। आज की क्लास एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लास है, बचा था कि हमें समझ आ जाए कि हमारा सिलेबस है क्या। हमारा आज का ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2021। 20 मार्च 2022 को केपीएमजी ने ऑडिट रिपोर्ट क्या कर दी, इशू कर दी। करेगा ना, जब तक केपीएमजी इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं करेगा, सेंस बनता है पीडब्ल्यूसी उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा। जब तक ये नहीं कहेगा ये एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बने, मैं कैसे कहता हूं एफएस आईएफआरएस के हिसाब से। यहां तक बात समझ आती है सबके, क्लियर है? सबने पढ़ा हुआ है ना सब्सिक्वेंट इवेंट, सही है? पीडब्ल्यूसी ने सोचा था मैं रिपोर्ट कब साइन करूंगा, 30 मार्च 2022, इसकी रिपोर्ट के बाद ही साइन करूंगा। यहां पे 22 मार्च 2022 को इस सब्सिडरी का एक कस्टमर बैंकरप्ट हो जाता है। अब भाई पढ़ा हुआ सिनेरियो है, सिनेरियो पढ़े हुए भाई कैफ में यार। डन हो गया प्यारे बच्चों, कौन सा आइजा एप्लीकेबल हो गया, जल्दी जल्दी। आइजा 560 के 3 ऑब्जेक्टिव थे, या तो इवेंट होगा बैलेंस शीट डेट से ऑडिट रिपोर्ट तक, या इवेंट होगा ऑडिट रिपोर्ट से लेके एफएस इश्यू तक, और या एफएस इश्यू के हम कहते 3 ही ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्टिव पिक करना है। मुझे बता दें प्यारे बच्चों, इस सिनेरियो में कौन सा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल है, 1, 2 या 3? जल्दी छेती छेती। हाँ जी, ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के बाद हुआ है, तो बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑडिट रिपोर्ट तक हुआ है? नहीं। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है, अब नहीं। अगर सवाल में लिखा हुआ है यू आर पीडब्ल्यूसी, तब ऑब्जेक्टिव बंद हो गया। अगर सवाल में लिखा हुआ आ गया केपीएम, तो आप ऑब्जेक्टिव, आप समझ रहे हैं ये चीज। तो अगर आप कहते हैं सवाल में आप पीडब्ल्यूसी यहाँ पे रिपोर्ट इश्यू करेगा, तो उसको तो रिपोर्ट इश्यू होने से पहले पता चला है। बट अगर आप कहीं आप केपीएमजी है, तो आपकी रिपोर्ट इश्यू हो चुकी, रिपोर्ट इश्यू होने के बाद हम 560 ही बातें करते हैं ना जी, या तो इवेंट होगा बैलेंस शीट डेट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक, या ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने से लेके एफएस इश्यू होने तक, और एफएस इश्यू होने के, आप समझ रहे, यही 560 सब्सिक्वेंट इवेंट है। इसी के ऊपर आइसोलेटेड सवाल हमारे पास कैफ में आ रहे होते थे। इसी सवाल को वो किससे लिंक करके पूछ लेता है प्यारे बच्चों, आइजा 600 के साथ लिंक करके पूछ लेते हैं। तो यहां तक बात समझ आ रही है हमें? ये याद है 805 स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द एफएस,
आपने कंपनी के जनरल पर्पस एफएस का ऑडिट कर लिया, आपने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी, अब उसी के एक एलिमेंट का अलग से ऑडिट करो और एक मिस स्टेटमेंट पता चल जाती है। सुनिएगा मेरी बात को, आप उसी स्पेसिफिक एलिमेंट का मैं अलग से ऑडिट कर रहा हूं, तो मुझे क्या मतलब, मुझे पता चला भाई रिसीवेबल तो गलत है, यही रिसीवेबल यहां पे आ रहा था, मैंने कहा दीज रिसीवेबल या दीज एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। मैनेजमेंट ने कहा मुझे रिसीवेबल का अलग से ऑडिट करवाना है, जहां मैं रिसीवेबल का अलग से ऑडिट करने गया मुझे एक बहुत बड़ी मिस स्टेटमेंट पता चल गई। मैंने कहा अगर ये गलत है तो ऊपर जो एफएस है जिसका वो पार्ट है वो भी गलत है। बता इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? अब इसका आंसर 560 है, बिकॉज जब आपने एफएस के ऊपर रिपोर्ट साइन कर दी और आपने अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी और उसके बाद आपको फैक्ट पता चला और वो फैक्ट उस एफएस में, आप समझ रहे हैं, आइजा 560 को वो यहां से मिक्स करके पूछ लेते, कहने को तो 560 कैफ है, ये सवाल समझ आ रहा है, कहने को तो 560, आप सोचे ना पीआईए का ऑडिट कर रहे हैं और पीआईए का जब आपने ऑडिट किया तो पीआईए का ऑडिटर ने कहा दीस एफएस आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। पीआईए के जो प्लेन्स आ रहे हैं, बैंक ने कहा मुझे इस प्लेन को ऑडिट करना है, करवाना है, अब आप वही ऑडिटर बैठ के उस प्लेन को ऑडिट कर रहा है, जब प्लेन को ऑडिट कर रहे कह रहे ये तो प्लेन तो गलत अमाउंट पे रिकॉर्ड हुआ है, जो आपने कंप्लीट सेट ऑफ एफएस पे अनक्वालिफाइड ओपिनियन दे दी और आपने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दी, उसके बाद आपको पता चला, आप समझ रहे हैं, ये आपको घुमाएगा 805 में और 705 में और आंसर इसका 560 होगा। ये बात समझ आ रही है? अब इसके पास सीए फाइनल में रूम ज्यादा है, वो आपसे आराम से खेल सकता है, यहाँ पे लिंकिंग और ज्यादा अच्छी होगी प्यारे बच्चों, बिकॉज सब हमारे पास सारी चीजें कंप्लीट है। तो यहाँ तक बात समझ आती है, हमारे पास A to Z सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट, क्लियर हम सारे यहाँ तक प्यारे बच्चों? अच्छा, तो एक चीज तो समझ में आती है, यहाँ पे टेक्निकलिटी लेवल बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मसले वाली बात क्या है, मसले वाली बात यह है कि जब ये आयजा आया तो हमने सोचा बहुत बड़ा आयजा होगा, इसने इस आयजा को लिंक कर दिया, इसने इन आयजाज को, इन सारे आयजाज से इसी तरीके से ये सारे भी स्टैंडर्ड्स की ना किसी स्टैंडर्ड से लिंक्ड हो रहे हैं। अब मसला ये होता है कि आपके पास ये एंगेजमेंट आई और सवाल में लिखा है बताएं इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या ना करें, और आईएसए 3000 के हिसाब से, और जब आप आईएसए 3000 में जाएंगे वहां पे एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का कोई एक प्रोसीजर भी नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन उस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ क्या होगा कि जितने भी आइजाज हैं आप उसको अप्लाई, तो यहाँ पे मतलब सवाल 3000 से होगा, सवाल वॉल्यूम 2 से होगा, मुझे जाना कहाँ पे होगा, मुझे वॉल्यूम 1 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे आईकैप आपके साथ थोड़ा सा प्यार, और वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एक्सेप्टेंस अगर मुझे कोई चीज करनी है तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को तो देखना होगा, वो यहाँ भी देखूंगा, वो यहाँ भी देखूंगा, वो यहाँ भी देखूंगा, वो यहाँ भी देखूंगा, वो यहाँ भी देखूंगा। अगर मैं कोई एश्योरेंस दे रहा हूं तो कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकता, कंपनी के साथ किसी किस्म का भी बिजनेस रिलेशन, तो इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट मुझे, अगर मैं एश्योरेंस दे रहा हूं तो मेरा कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है और मेरा कैपेबल होना भी जरूरी है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है हमें? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्री कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए जिसमें मैनेजमेंट एक्नॉलेज करे कि उसकी जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद, आप समझ रहे हो, तो वो जो जनरल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा वो वहां से आपके एरियाज को टेस्ट कर रहा होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों सारे? यहाँ पे मैं वॉल्यूम 1 के अंदर थोड़ा सा और जाता हूँ, सुनिएगा। और वॉल्यूम 1 के अंदर प्यारे बच्चों ये जो मेरा प्लानिंग का एरिया है उसमें से एक एरिया कौन सा है? आईकैप कहता है मैं हर अटेम्प्ट में 15 से 20 मार्क्स लाजमी आपसे पूछूंगा। आईकैप आपसे कहता है रिस्क वाला सवाल मैं आपसे लाजमी हर अटेम्प्ट में कितने का पूछूंगा? 15 से 20 मार्क्स तक का सवाल मैं आपसे लाजमी बाकी जितना कुछ बचा वो कितने का टेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दें। अगर 15 से 20 मार्क्स हो गए तो इसका मतलब बाकी 50 नंबर मेरे यहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं। आईकैप ने एक और जबरदस्त बाइफरकेशन कर दी, सुनिएगा, खुदा का वास्ता है। आईकैप ने कहा ये जो रिपोर्टिंग का एरिया है इसमें से मैं आपसे लाजमी 20 से 30 मार्क्स का सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा। हर सवाल में रिपोर्टिंग का सवाल लाजमी होगा। कितने नंबर का होगा? 20 से 30 या 25 से 30 या 20 से 25, ये एक ग्रेड है हमारे पास, सही है। तो आप सोचें कितना आसान है पेपर पास करना कि अगर मैं रिस्क की प्रैक्टिस करके चला जाऊं तो मेरे 15 से 20 मार्क्स कंफर्म, अगर मैं रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस करके चला जाऊं तो मेरे 25 से 30 मार्क्स कंफर्म, अगर मैं कोड ऑफ एथिक्स की एक छोटी सी किताब पढ़ लूं। बच्चों ये कहना आसान है, ये है नहीं, इसलिए बिकॉज जब वो रिपोर्टिंग आपसे कहता है तो वो रिपोर्टिंग में आपसे कहता है ओपनिंग बैलेंस का भी बताएं क्या करेंगे।
जब वो रिपोर्टिंग का सवाल बनाता है तो वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन को भी यहाँ पे पार्ट बना देता है। जब वो रिपोर्टिंग का सवाल बनाता है तो गोइंग कंसर्न भी यहाँ, इट मींस रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। कहने का तो उसने कह दिया रिस्क की 15 से 20 मार्क्स की वेटेज है, लेकिन रिस्क वो आरपी पे भी पूछ सकता है, एस्टिमेट पे भी पूछ सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट पे भी पूछ सकता है, गोइंग कंसर्न पे भी पूछ सकता है, फ्रॉड पे भी पूछ सकता है। क्या यहाँ तक आपके पास समझ आ रही है? तो हमारे पास प्यारे बच्चों 3 सवाल पेपर में लाजमी होंगे जो कि 60 से 70 नंबर के होंगे। पहला रिस्क का होगा, दूसरा रिपोर्टिंग का होगा, तीसरा कोड ऑफ एथिक्स का होगा। ये सवाल आपके लाजमी है जो कि 50 से 60 मार्क्स का आपका, और बच्चा इन्हीं 3 सवाल की वजह से फेल होता है। सुनिएगा मेरी बात को, व्हाट इज ऑडिट रिस्क? जल्दी जल्दी, आज सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है प्यारे बच्चों। व्हाट इज ऑडिट रिस्क? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, तो याद हम कैफ में पढ़ते थे, कैफ में वो मुझे स्टेट एक्स पकड़ा देता था और कहता था 10 एरियाज है, इस 10 के सब्सटेंटिव क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चों याद आ रहा है? सेल्स के, परचेज के, प्री पेमेंट के, शेयर कैपिटल के, शेयर पेमेंट को 10 एरियाज है, यहाँ पे कोई एरियाज नहीं है। जब आपका ऑडिट रिस्क ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी इक्वल टू आईएफआरएस, तो आपके एफएफआर के जितने भी आईएफआरएस हैं उन सबके रिस्क, उन सबके प्रोसीजर्स और उन सबकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपके सिलेबस का ऑटोमेटिकली पार्ट बन चुके हैं। तभी कहा जाता है कि सब्जेक्ट को दोनों को साथ देना चाहिए, एफएफआर और एडवांस ऑडिट दोनों साथ देना चाहिए। क्यों? अभी किसी ने एफएफआर स्टार्ट किया आप में से? किसी ने भी स्टार्ट नहीं किया हुआ? थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है कुछ? फाइनल में हमारे पास आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे शेयर बेस्ड पेमेंट, तो हमारे पास रिस्क शेयर बेस्ड पेमेंट का आ रहा होता है, हमारे पास प्रोसीजर्स शेयर बेस्ड पेमेंट के आ रहे होते हैं। क्या यहाँ तक आपके पास समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये जो चीजें हैं ना, चूंकि इसके पास आईएफआरएस सारे हैं, आईएफआरएस 15 आपने एक बेसिक लेवल का पढ़ा हुआ है, अब उसका एक एडवांस लेवल आप फाइनल पढ़ेंगे, तो वो सिनेरियोस बनाता है। और सिनेरियोस में ऐसा बनाता है कि आपने देखना होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए या, और आपको लगता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहिए और मैनेजमेंट ने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया हुआ है, आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देंगे। क्या यहाँ तक आपके पास समझ आ रही है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास जो वॉल्यूम 1 है, ये सबसे मुश्किल तस्वुर किया जाता है, इसलिए बिकॉज इसका टेक्निकलिटी लेवल भी बढ़ चुका है, इसके अंदर लिंकिंग करने का कंटेंट इसके पास बहुत मौजूद है। तो किसी तो आइजाज का आप देखें ना, आप खुद लिंक कर सकते हैं हजार चीजें यार, आप किसी भी आयजा को पकड़ के यहाँ पे लेके जा सकते हैं, किसी भी आयजा को, ये तो खुद काम कर सकते हैं। वो तो इतना प्रोफेशनल बंदा बैठा है, वो क्या कुछ करता होगा यार। समझ आ रही है आपको? तो इस चीज को हमने थोड़ा सामने रखना है। सेकंड चीज, वॉल्यूम 2 के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वेटेज हमारे पास 15 से 20 मार्क्स। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? हम अपना सिलेबस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम प्लानिंग से स्टार्ट करेंगे, हम रिस्क पढ़ेंगे, हम रिस्क पढ़ेंगे, फिर हम प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे, फिर हम गोइंग कंसर्न की तरफ जाएंगे, फिर हम फ्रॉड की तरफ जाएंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आ रहा है? लेकिन जब हम रिस्क पढ़ रहे होंगे तो हम रिस्क में एक 4-5 क्लासेस के बाद हम फुल स्टॉप लगा देंगे। और फुल स्टॉप इसलिए लगाएंगे बिकॉज जब जैसे जैसे साथ साथ आप एफएफआर पढ़ रहे होंगे, तो जब आप एफएफआर कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा एक रिस्क का सेशन होता है, और वो सेशन ऐसा होता है कि आईएस 1 से लेके आईएफआरएस 16 तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उन सबके रिस्क, उन सबके प्रोसीजर्स और उन सबकी रिपोर्टिंग, फिर वो हम सेशन, फिर उसमें मजा भी आ रहा होता है। मैं अभी एक बच्चे ने पढ़ा है, एक बच्चे ने नहीं पढ़ा, वो क्या हो जाता है, तो हम इसमें सवाल भी कर लेंगे, वो सवाल जो कैफ के लेवल पे हो सकते हैं, या वो स्टैंडर्ड जिसका आपको आइडिया है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर हम प्लानिंग पे चलेंगे, परफॉर्मेंस पे चलेंगे, फिर किस पे आएंगे? अब आप खुद सोचें, ये स्टैंडर्ड में तभी पढ़ सकता हूं जब, बिकॉज इसको लिंक यहां से करता है। क्यों वॉल्यूम 2 मेरा अक्टूबर में होगा, या क्यों वॉल्यूम 2 मेरा सितंबर में होगा? बिकॉज वॉल्यूम 2 भी क्या कहता है जल्दी, कि वॉल्यूम 1 के स्टैंडर्ड्स को आप हेल्प ले सकते हैं, मटेरियलिटी डिटरमाइन करनी है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, रिलेटेड पार्टी पे क्या काम करना है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके, तो मैं इसमें भी किसको रेफर करता है, जब इसको यहाँ से रेफर करता है, इसका मतलब है ये वो स्टैंडर्ड्स हैं प्यारे बच्चों, जल्दी छेती छेती, जिसको जब तक मैं वॉल्यूम 1 नहीं पढ़ लूंगा वॉल्यूम 2 नहीं कर सकता। तो मेरे सबसे खास बात इनहेरेंटली सीफएफ की क्या हो गई है, कि जो कैफ में पढ़ा हुआ है वो वापस से रिवाइज होगा, और रिवाइज होने के बाद वापस से एक एडवांस लेवल पे हम आते रहेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि यार ये सीफएफ का लेवल बनता जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा, और फिर उसी सीक्वेंस में हम स्टैंडर्ड्स को इंशाल्लाह पढ़ होंगे। क्या यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है? क्लियर है हम सारे यहाँ तक? ऑनलाइन वाला आप लोग क्लियर हो बेटा?
सिलेबस क्लियर है हमें सबको? डन हो गया। अच्छा 5 से 7 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम फौरन से आते हैं ताकि हम एक टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है ऑडिट रिस्क। आज एक बेसिक क्लास रखेंगे ऑडिट रिस्क की, कुछ अच्छे सिनेरियोस देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हम सीफएफ के क्वेश्चंस पे डायरेक्ट करेंगे। डन हो गया प्यारे बच्चों? 5 मिनट बाद मुलाकात होती है।